पब्लिक सर्वेंट के कुछ पॉइंट्स स्पेसिफाई किए हैं इसमें। टोटल 12 पॉइंट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट तो रिपील हो रखा है, सो सेकंड से हम लेना है, और उनमें सभी में मैं कुछ कीवर्ड्स आपको बताता जाऊंगा। बिफोर स्टार्टिंग दैट एक बार हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 21 का हमें एक्सप्लेनेशन गिवन है, और उसे हम एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 21 का 12 तो इसमें पार्ट्स दिए हैं जो मेंशन है इसमें, और उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन है। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर 1, पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस। अब वो 12 पॉइंट्स जो गिवन है, 12 डिस्क्रिप्शंस में जो हमें गिवन है वो तो हम पढ़ेंगे ही। सो पर्सन्स फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, whether appointed by the government or not। अब यहाँ पे ये important point है जो आपको अपने माइंड में भी याद रखना है, और इसके हिसाब से ही आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक नया इंग्रेडिएंट हो जाएगा। whether appointed by the government or not, यानी कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट के लिए सेक्शन 14 में क्लियरली स्पेसिफाई किया था either appointed by the government or the authority of government, लेकिन यहाँ पब्लिक सर्वेंट के लिए कहा है कि पब्लिक सर्वेंट को गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है, और गवर्नमेंट के अलावा कोई अदर पर्सन भी अपॉइंट कर सकता है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक या एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे अपना सपोज कीजिए कोई जुडिशरी का एग्जामिनेशन है, और उस एग्जामिनेशन का जो भी XYZ सेंटर लगा है, उस सेंटर पे जो इन्विजिलेटर है, क्या इन्विजिलेटर पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, क्या इन्विजिलेटर सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है। तो सीधी सी बात है कि अगर वो इन्विजिलेटर किसी प्राइवेट कॉलेज में है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में है, प्राइवेट स्कूल में है सेंटर अपना, और उसका एम्प्लॉय, तो ऑब्वियसली वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन उसे हम पब्लिक सर्वेंट में काउंट करेंगे। आई रिपीट, द इन्विजिलेटर विल बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, जबकि उसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया, उसे एक प्राइवेट अथॉरिटी ने सिर्फ 3 घंटे का, 2 घंटे का जो भी एग्जामिनेशन का टाइमिंग है उसमें एज एन इन्विजिलेटर अपॉइंट किया है। कहाँ से ये बात निकल के आती है, यहाँ जो लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन 1 में, दैट इज वेदर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट, इट विल बी इंक्लूडेड इन द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 एक बार हम देखते हैं। जो पॉइंट मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको जरूर आप अपने माइंड में एज ए कीवर्ड याद रखा करें, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, कम से कम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली। एक्सप्लेनेशन 2 को आप देखें, wherever the word public servant occur, they shall be understood of every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation। यानी कि अगर कोई पर्सन फ्रॉड करके, किसी तरह का कोई लीगल डिसेबिलिटी रखते हुए, क्वालिफिकेशन के कंसर्न में, किसी अदर कंसर्न में भी पर्टिकुलर पोस्ट पर अपॉइंट हो गया है, पर्टिकुलर पोजीशन होल्ड कर रहा है, तो भी हम उसको एज अ पब्लिक सर्वेंट ही काउंट करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स, ये इलेक्शन आपका डिस्क्रिप्शन नंबर 11 में आएगा। अभी हम सारे डिस्क्रिप्शंस के भी मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा, जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन नंबर 11 में आएगा इलेक्शन ऑफिसर के लिए। द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एन इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी of whatever character, the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election। So election means either the election officer of the legislative assembly, or for the election of the municipal corporation, or election of the any of the other public authority, तो वो उसमें election counted। मेनली एक्सप्लेनेशन 1 पे और एक्सप्लेनेशन 2 पे हमें ध्यान देना है। एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा है द पब्लिक सर्वेंट मे बी अपॉइंटेड और मे नॉट बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। एक्सप्लेनेशन 2 में लिखा है दैट इज एनी लीगल डिफेक्ट, whatever legal defect there may be is in his right to hold that situation will not be a constraint, will not be a restriction, will not be a hurdle in his position, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है एक्सप्लेनेशन के लिए।
अब हम आते हैं अपने जो 12 डिस्क्रिप्शंस इन्होंने दिए हैं, और उस 12 में से जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट तो रिपीट है, तो हमें 11 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। जो सेक्शन 21 है उसमें क्या लिखा है, सिर्फ इतना से लिखा है, द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस। लेकिन ये डिस्क्रिप्शंस में जो लिखा है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज लिख दिया है, पर्टिकुलर पोस्ट नहीं दी है। और उसके लिए हमें डेफिनेशन के लिए क्या याद रखने, 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए थे, दैट इज ही शुड बी अ सैलरीड वन, he should hold certain responsibility allotted by the government or any of the other authority, and he must hold certain special rights। चलिए शुरू करते हैं। सेकंड पॉइंट में जो लिखा है आप लिखते जाना, अपने कोई भी कॉपी नोटबुक जो भी आप लेके बैठे हैं उसमें भी आप लिखते जाना, मैं कुछ की वर्ड्स इनके सबके लिखाता जाऊंगा आपको। सबसे पहला पॉइंट नंबर सेकंड में आपको जो ध्यान रखना है वो क्या लिखा है, एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स। तो सबसे पहला हमने क्या लिया, हमें ध्यान रखना है कि पब्लिक सर्वेंट में मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स के पर्सन्स को हम इंक्लूड करेंगे। वैसे भी अगर मैं सिर्फ याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बता रहा हूँ, इसको ऐसा नहीं कि ऐसा कोई फिक्स है, बट सिर्फ याद रखने के हिसाब से आप ध्यान रख सकते हैं। एक कंट्री में, हमारे कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मिलिट्री, नेवल ऑफिसर, एयरफोर्स, वो वाले लोग ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमने उन्हें ले लिया पब्लिक सर्वेंट में। फिर आपको देखिए डिस्क्रिप्शन नंबर 3 में क्या लिखा है, एवरी जज इंक्लूडिंग द पर्सन, एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज whether by himself or as a member of any body of persons any adjudicatory functions। so secondly आपको क्या ध्यान रखना है कि जो मिलिट्री के पर्सन है उसके बाद में तो सेकंड हाईएस्ट मोस्ट अथॉरिटी कौन होगा, जज ही होता है, जज के ऊपर तो कोई है नहीं। तो हम ध्यान रख सकते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए पब्लिक सर्वेंट के लिए द मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स। उसके बाद में आना चाहिए हमारे माइंड में जज। देखिए डिस्क्रिप्शन नंबर 4 में क्या लिखा है, जज को अगर आपने ले लिया तो एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस भी ले लीजिए। जज को आपने लिया है तो जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें कोई और ऑफिसर्स हैं उन्हें भी हमें लेना है। तो उन ऑफिसर्स में क्या क्या आ जाता है, देखिए उन ऑफिसर्स के लिए ब्रैकेट में इसने मेंशन किया है, दैट इज एनी लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document, or to take charge or dispose of any property। ये सारे इनके वर्क बताए गए हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने बताया था ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉट होनी चाहिए, तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके हो सकती हैं, टू टेक चार्ज or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any such duties। तो ये इतनी सारी ड्यूटीज आपको बताइए, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं। मेनली नेम स्पेसिफाई किए हैं लिक्विडेटर, रिसीवर एंड कमिश्नर का। और जो अंडरलाइन मैंने किया वो क्या, एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एडवोकेट को हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे। एक सेकंड के लिए पहले आप सोचें, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या हम एडवोकेट को कोर्ट ऑफ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। किसी के भी माइंड में कुछ भी अगर स्ट्राइक करता है तो जरूर बोलें, चाहे वो सही हो गलत, फर्क क्या पड़ता है, बोलना जरूर है हमें। क्या हुआ, सो तो नहीं गए सब लोग, मालूम पड़ा। जी सर करेंगे एडवोकेट को। चलिए एक पर्सन कह रहा है कि एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। बाकी 2 लोगों का क्या व्यू है। हाँ करना चाहिए। चलिए देखिए इसमें अगर सिर्फ तो लिखा है टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, लिखा है एक चीज लिखी है इसमें। देखिए जुडिशियल प्रोसीडिंग
एंड जुडिशियल प्रोसेस दोनों अलग होते हैं। बात को समझिए, अगर कोई एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को के लिए प्लीड कर रहा है, एनी एडवोकेट हु इज प्लीडिंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, तो वो जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट है, वो जुडिशियल प्रोसेस नहीं हुआ। अब मैं बताता हूँ जुडिशियल प्रोसेस कैसे होगा। अगर कोई एक केस है जो आपके फेवर में डिक्री हो गया, क्या केस था? इविक्शन का केस था और आपके फेवर में डिक्री हो गया। आप लैंडलॉर्ड हैं, आपके फेवर में डिक्री हो गया, ठीक है। कोर्ट ने एक एडवोकेट को बुलाया और उसे अपॉइंट किया कि आप जाके इसके ये इनको कब्जा दिलवाइए। तो अब वो उसमें काउंट हो जाएगा। जुडिशियल प्रोसेस क्या है? ये जुडिशियल प्रोसेस है जो कि डिक्री को हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, वो जुडिशियल प्रोसेस आता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स वो जुडिशियल प्रोसेस नहीं हो जाता है ना। तो दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। तो यहाँ पे वही बात है, कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन एक ये हो जाएगा कि जो भी गवर्नमेंट होते हैं एडवोकेट्स एपीपी टाइप, बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आप सही पकड़, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। जिसको गवर्नमेंट ने अगर तो अपॉइंट वो किया है इसमें आएंगे, तो वो है ना? इसमें आ हाँ, जाएंगे, बिल्कुल सही। वो या इसमें फिर अगर गवर्नमेंट ने नहीं भी किया है, मान लीजिए किसी जज ने ही कर दिया, किस पर्पज से? कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। अब जब कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है तो किसी न किसी एडवोकेट को ही किया जाता है। लिक्विडेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं हम किसी एडवोकेट को, रिसीवर भी अपॉइंट कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी। फॉर अ पर्टिकुलर केस, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम बीइंग जज ही अपॉइंट करता है, तो वो भी फिर काउंट हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट में। लेकिन जनरल एडवोकेट सिंपल जो एक एज एन प्राइवेट अपना प्रैक्टिस कर रहा है, उसे हम काउंट नहीं करेंगे पब्लिक सर्वेंट में, है ना। तो ये इंटरप्रिटेशन का पॉइंट है। इसको मैंने इसलिए आपको पहले पूछा, आप लोगों के माइंड को एक्सप्लोर करने दिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिंपल अगर एडवोकेट है सो उसको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन एडवोकेट को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, चाहे वो गवर्नमेंट ने दी है या जज ने दी है, तो हम उसको काउंट करेंगे एज ए पब्लिक सर्वेंट। देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है, एवरी ज्यूरीमैन, असेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसमें आपको क्या अंडरलाइन करना है? इसमें आपको अंडरलाइन करना है असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ पे टोटल अभी तक 4 पॉइंट मैंने आपको याद करवाए। आप चाहें तो अपनी नोट्स जो आप बना रहे हैं उसमें लिख सकते हैं। सबसे पहला मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स। सेकंड जज। थर्ड आता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। फोर्थ आता है आपका एनी पर्सन हु इज असिस्टिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट। जज, फिर द ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, और उसके बाद में कोई अदर पर्सन हु आर असिस्टिंग आइदर द कोर्ट ऑफ जस्टिस और टू द पब्लिक सर्वेंट, वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट हो जाएगा। जो पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहा है वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 तो हो गए। सबसे पहले में आप लिखेंगे आर्मी, नेवल, एयरफोर्स। सेकंड आप लिखेंगे जज। थर्ड आप लिखेंगे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस। फोर्थ आप लिखेंगे असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है डिस्क्रिप्शन नंबर 6, जिसमें लिखा है या जिसके लिए आपको कीवर्ड लिखना है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर तो आप सब जानते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन हमारा एक सब्जेक्ट भी है। तो 6th पॉइंट में आपको जो कीवर्ड याद रखना है, एवरी आर्बिट्रेटर और अदर पर्सन टू whom any cause or matter has been referred for decision or report by any court of justice or by any other competent public authority। कोई भी ऐसा पर्सन जिसको या तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कोई डिसीजन मेकिंग के लिए पावर दे दिया है, या फिर उसको फाइनल करने के लिए पावर दे दिया, या कोर्ट ऑफ जस्टिस ने न दे कि कोई और पब्लिक अथॉरिटी ने अगर उसको पावर दिया है, तो ऑब्वियसली उसमें आर्बिट्रेटर ही आता है। मेनली कोर्ट्स ऐसा कब करती हैं, आर्बिट्रेटर्स कब अपॉइंट करती हैं? जब वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड को कम करने के लिए आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं। सो हम सबसे पहला आर्मी, नेवल, एयरफोर्स उसने इंक्लूड किया। उसके बाद में जज को ले लिया, जज के साथ में ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस ले लिए, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ में एनी अदर पर्सन असिस्टिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस, उन्हें भी ले लिया, और आर्बिट्रेटर्स को भी ले लिया। आर्बिट्रेटर्स जिनको कोई ना कोई हमने डिसीजन मेकिंग वर्क अलॉट, मैटर अलॉट किया था, ठीक है। अब हमें किसको लेना है? देखिए 7th डिस्क्रिप्शन में क्या लिया है, एवरी पर्सन
who holds any office sorry, every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. तो ये आप इसमें अंडरलाइन करेंगे, जिसके पास में ऐसी पावर है। किस तरह की पावर? टू कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। तो इसमें सभी तरह के अथॉरिटीज आ जाती हैं, जैसे पुलिस भी आ गया, अदर कोई सीबीआई भी आ जाएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी आ जाएगा। कोई भी ऐसी जो अथॉरिटीज हैं, जो बोर्ड्स बने हुए हैं, जो इंक्वायरी भी कंडक्ट करते हैं और जिनके पास में ऐसी पावर है दैट दे कैन कीप द पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वो सब इनमें इंक्लूड हो जाते हैं। जो डिस्क्रिप्शन नंबर 6 है, वहां तक तो आप देखेंगे सारा जज से रिलेटेड ही आ गया। सबसे पहला तो आर्मी नेवल एयरफोर्स था, फिर जज, फिर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, फिर असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन आर्बिट्रेटर। और अब आ रहा है आपका एनी पर्सन हु इज हैविंग द पावर टू कीप अदर पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वो इसमें आ गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन या डिस्क्रिप्शन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, officer of the government whose duty it is as such officer to prevent offenses, to give information of the offenses, to bring offenders to the justice, or to protect the public health, safety और convenience। क्या लगता है, आप बताइए कि इसमें किसे इंक्लूड करेंगे? वापस से सारे पॉइंट्स को अगर आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, क्या क्या पॉइंट लिखे हैं इन्होंने। द ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जिनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए? पहला, टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, ऑफेंसेस को रोकना। देन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंसेस, ऑफेंसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू द जस्टिस, जो ऑफेंडर्स हैं उनको जस्टिस के लिए लाना। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक सेफ्टी, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक कन्वीनियंस। ये सारी चीजें क्या लगता है कौन इंक्लूड होंगे इसमें? पुलिस ऑफिसर। जी बिल्कुल, जो आप सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, बोल भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जितनी भी पोस्ट हैं सारी इसमें इंक्लूड होंगी एक्सेप्ट वन। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पोस्ट हैं एक्सेप्ट वन, कौन सी? एक्सेप्ट कांस्टेबल। कांस्टेबल आपका पब्लिक सर्वेंट में काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 8 जो है उसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी सारी पोस्ट आ जाती हैं। पॉइंट नंबर 7 में एक और आप ध्यान रख सकते हैं, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या वो पब्लिक सर्वेंट है? जी बिल्कुल। पॉइंट नंबर 7, डिस्क्रिप्शन नंबर 7 के अकॉर्डिंगली एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, उन्हें भी हम पब्लिक सर्वेंट में काउंट करेंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आई होप ये आप लोग लिख लेते होंगे सब, है ना? चलिए पॉइंट नंबर 9 पे हम आते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर 9 क्या कहता है? एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर, एज अ सच ऑफिसर, टू टेक, टू रिसीव, टू कीप और टू एक्सपेंड, to take, to receive, to keep or to expend any property on behalf of the government। तो यहां पे बात आ रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, और मेन की इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट ऑन बिहाफ ऑफ जुडिशरी और एनीवन, बट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। टू टेक any property on behalf of the government, to receive any property on behalf of the government, to keep any property on behalf of the government, to expand any property on behalf of the government, or to make any survey, assessment or contract on behalf of the government,
or to execute any revenue process or to investigate or to report on any matters affecting the pecuniary interest of the government. Pecuniary interest का मीनिंग समझते हैं आप लोग? कोई बताएगा मुझे what does this word pecuniary interest mean? मॉनेटरी इंटरेस्ट। बिल्कुल, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास। जिन्हें पता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता है वो लिख लीजिए। Pecuniary interest means economic interest or some sort of monetary interest. Or to make, authenticate or keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent the infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. तो एक पहली बात तो ये कि इस पूरे explanation में, इस पूरे description में आपको on behalf of the government ये ध्यान रखना ही है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे the activities which have been done as related to property or related to revenue process or related to some sort of investigation related to the matters of pecuniary interest, वो आपको लेना है। और इसमें आप ध्यान रख सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट में इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, लाइक सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हो गए, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट के हो गए, कस्टम अथॉरिटीज हो गए, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, है ना। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉइंट नंबर 9 जो है उसके अकॉर्डिंगली इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं। जो अपना सेल्स टैक्स, देन इनकम टैक्स, देन इसमें आपका कस्टम्स, देन इसमें आपका आ जाएगा सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट, जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड है वो सब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पिक्यूनियरी इंटरेस्ट, मॉनेटरी इंटरेस्ट जैसा क्या आ गया था, तो जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड वाले हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर 10 देखिए, एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड, सेम एक्सप्लेनेशन चल रहा है, एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे। अब यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट हट गया है, एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन नंबर 9 में ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट मेंशन था, यहाँ पे नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या है, टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेक्युलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district। क्या लगता है क्या इंक्लूड करें इसमें? इसमें इंक्लूड हो जाएंगे आपके सरपंच, पटवारी, ये लोग इसमें इंक्लूड हो जाएंगे डिस्क्रिप्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली। ग्रुप में मेंबर्स काफ़ी हैं लेकिन क्लास कम लोग ज्वाइन करते हैं, या तो बिजी रहते होंगे, टाइम शेड्यूल उनको सूट नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ कोई री एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए तो बोलिए। क्या बताया मैंने अभी तक आपको? देखिए सेकंड डिस्क्रिप्शन में सबसे फर्स्ट वही है, आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स, देन जज, देन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन एनी पर्सन असिस्टिंग द कोर्ट ऑफ जस्टिस, देन आर्बिट्रेटर। तो डिस्क्रिप्शन नंबर 6 तक तो सारे जज से रिलेटेड, फर्स्ट वाला आर्मी नेवल ऑफिसर वाला था, और फिर 6th नंबर डिस्क्रिप्शन तक आपका जज से रिलेटेड, जजमेंट जुडिशरी से रिलेटेड आ गया। फिर आप देखिए 7th में है पावर ऑफ कन्फाइनमेंट जिसके पास में है, 8th में आता है आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कांस्टेबल, ठीक है। देन 9th में आता है आपका ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वर्क डन ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स आ जाएंगे। और 10th में आपका आता है सरपंच, पटवारी, जो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट है उसमें से हट गया, बाकी सारा सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और ये 10th वाले में हम वो एमसीडी को इंक्लूड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली राइट।
क्योंकि साफ साफ लिखा है इसमें, विलेज भी है, टाउन भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट आ गया तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, अब आता है हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर 11th, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, बहुत सिंपल सा है। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or receive an electoral roll or to conduct an election or part of an election। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट में काउंट होंगे। ठीक है। Description number 12th. Every person, now it has two parts, in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government। कोई भी गवर्नमेंट के पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं with remuneration, with salary। Then in the service or pay of the local authority means it may be the municipal corporation, it may be the panchayat or something, a corporation established by or under a central, provincial or state act, or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956। ये भी आपके पब्लिक सर्वेंट में ही काउंट हो जाते हैं। So this was the complete detailed explanation regarding the description as well as the explanation of section 21, that is public servant। ठीक है। अब मैंने आपको कुछ केस लॉज तो पहले ही लिखवा दिए थे, कुछ एक दो केस लॉज मैं आपको और लिखवाना चाह रहा हूं, तो आप इसको प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। सीएम, चीफ मिनिस्टर, क्या उसे हम पब्लिक सर्वेंट मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसके लिए मैंने पहले आपको लिखवा दिया था। द केस ऑफ एम करुणानिधि 1979 का वो केस है। ठीक है। देन एक क्वेश्चन आता है होमगार्ड, क्या होमगार्ड को हम पब्लिक सर्वेंट काउंट करेंगे? यस, इट वाज डिसाइडेड अंडर विपिन पीवी। नोट डाउन कर सकते हैं आप, विपिन पीवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्योंकि मीटिंग टाइम चलिए अभी है वैसे 7 मिनट, मैं लिख देता हूँ। टाइप करने में थोड़ा टाइम लगता है, बोलना इजी रहता है होमगार्ड के लिए। ठीक है, विपिन पीवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये है आपका 2013 का लेटेस्ट ही है, ज्यादा पुराना नहीं है। AIR 2013। ठीक है। इसके बाद आता है नगर पालिका आयुक्त, क्या उसे हम पब्लिक सर्वेंट मानेंगे? तो उसके लिए केस है बंशीलाल लोहारिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। AIR 1962। बंशीलाल लोहारिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। AIR 1962। सरपंच पब्लिक सर्वेंट है या नहीं है, तो उसके लिए केस है प्रभु दयाल वर्सेस मिलाप चंद। प्रभु दयाल वर्सेस मिलाप चंद। AIR 1959 राजस्थान। AIR 1959 राजस्थान। और प्लीज मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ग्रुप में आज मैं लिख के पोस्ट ना करूं, कोई और लिख के पोस्ट करे ऑन बिहाफ ऑफ मी। विधिका मुझे डेफिनेटली मैसेज करेगी, सर प्लीज वो जो केस लॉज थे ग्रुप में दे दीजिए, पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अल्टीमेटली
अल्टीमेटली अगर कोई और नहीं करेगा तो मैं तो कर ही दूंगा, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप में से कोई और पोस्ट करे एक बार, ठीक है। चलिए, एक है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, द स्टाफ एम्प्लॉयड अंडर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वो पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, तो उसके लिए केस है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज के लिए नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये केस सर आपने लिखवा दिया। लिखवा दिया, चलिए ठीक है। 2007 का है ना सर? 2008 का है वो, ठीक है। वो एमपी में 2007 का रहा होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में 2008 का हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नरेश कुमार मदान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। जी जी बिल्कुल। और एक केस और आना चाहिए इसमें, कहाँ गया? हाँ चलिए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला यही था। तो बस ये केस लॉज हैं, थोड़ा सा इनको अगर समय मिलता है आप लोगों को तो सारे इनको सर्च करके स्टडी कर लीजिए, अच्छा कमांड हो जाएगा इस सेक्शन पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तो बड़ा क्वेश्चन भी मेन में आ चुका है सेक्शन 21 से रिलेटेड, पब्लिक सर्वेंट का कंप्लीट पूरा डिटेल लिखने के लिए, तो इसे अच्छा सा आप तैयार कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को थोड़ी कुछ हेल्प मिल रही होगी अपनी प्रिपरेशन में, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो रहा होगा ना। ठीक है, इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे का।